हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। तो जैसे कि हमारा न्यू इनिशिएटिव है कि प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ओके, फंडामेंटल राइट्स यूपीएससी और पार्लियामेंट के बहुत पार्ट है प्रीलिम्स का। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो क्या आया था? Prohibition of discrimination on the groups of religion, etc. That is Article 50 of the Indian Constitution is the fundamental right classified under। तो आपको पता होगा ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर आर्टिकल 15 वाला, आर्टिकल 50। तो इसके अंदर है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। आंसर है राइट टू इक्वलिटी। Prohibition of discrimination of the groups on the religion is a fundamental right classified under। religion का जो है वो right to equality के अंदर है। ठीक है, तो ज़्यादा देख लें इसके बारे में और ज़्यादा देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ पे मेंशन किए? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। ये इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या था? तो मैग्ना कार्टा सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट था ब्रिटेन का, ठीक है, वो था उसमें कि ह्यूमन राइट्स वगैरह वो सब के बारे में लिखा गया था। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट था, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को भी बोला जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि हमें पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है और उसके लिए ऑल द पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इट अपहोल्ड्स द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। सब इंडिविजुअल्स की इक्वलिटी को इंश्योर करता है। तो फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर द प्रमोटिंग आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। तो हम देख लेते हैं जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से कहाँ कौन से आर्टिकल है ये ऊपर है। तो इक्वालिटी कहाँ है? राइट टू इक्वालिटी 15 से लेकर 18 तक है। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक है। अगेन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेकर 24 तक है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो पता होता है हमें, 15 से लेकर 28 तक है। ठीक है, और कल्चरल और एजुकेशनल 29 से लेकर 30 तक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 14 के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 14 इसके बारे में बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और बाद में आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 16 क्या है? अपॉर्चुनिटी इन द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में आर्टिकल 16 क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन आर्टिकल 17 तो पता होता है सबको, क्या है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वगैरह उसमें अबोलिश किया। और 18 में होता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो आर्टिकल 15 के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वहाँ पे लिखा गया है कि ये कितने चीज़ें याद रखो। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे सकता है अलग ये 5 से अलग और
चीज़ें भी दे सकता है कुछ। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे 5 चीज़ें आर्टिकल 15 में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये याद रखो अच्छे से। नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, restrictions or the conditions on the grounds of only, यहाँ पे याद रखो only है सिर्फ, बाकी के इस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। only रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे है, वही 5 यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक आर्टिकल में हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें कौन से ग्राउंड से इंफॉर्मेट करता है, कौन सा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, देन उसमें लिखा गया है कि वो शॉप को एक्सेस वगैरह जो होता है पब्लिक एंटरटेनमेंट, उनमें हम प्रोहिबिट नहीं कर सकते, उन सबको वहाँ पे एक्सेस देना ही पड़ेगा। ठीक है, यूज ऑफ बेल्ट, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स वगैरह, रोड्स, पब्लिक रिसोर्ट्स वगैरह वो डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पर्पस, तो सब तो वहाँ पे जनरल पर्पस का करने की। तो आगे देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड बाय द 5 आर्टिकल्स। ठीक है, इक्वालिटी के अंदर 5 आर्टिकल्स है, तो वो कहाँ से लेकर, हमने पिछले स्लाइड में ही पढ़ा था इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है, चलो बताओ। ये थोड़ा सा वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मेंशन करो। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या है। आगे का क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट ऑफ, यहाँ पे आर्टिकल दिए है और यहाँ पे ये दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं आर्टिकल 14 जो है वो आर्टिकल 14 किसके लिए है। ये ऐसा क्वेश्चन होता है तो पहले हमें पता होता है वो चीज़ें करते रहे। अभी जैसे कि इसमें तो हमें जनरली पता ही होता है कि अभी जो ये सब कुछ पता है, मगर अगर हमें ऑप्शंस में अगर पता नहीं होता है कुछ चीज़ें, तो याद रखो कि जो पहला पता है, जैसे कि हमें अभी आर्टिकल 17 का पता है, फिक्स क्या होता है, अनटचेबिलिटी होता है, तो वो देखना पड़ता है। डी का 3 क्या है, ये 2 ऑप्शन है। ठीक है, ये और ये फिर अभी एलिमिनेट करेंगे बाद में। आर्टिकल 15 क्या है, इक्वलिटी है, पता है क्या होता है इक्वलिटी, कहाँ पे, इक्वलिटी ऑफ फॉर्चून और सिटीजन इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये है क्या 15 का 4 है क्या, बताइए। आर्टिकल 15 बी का 4 है, हो सकता है बी का 4, देखिए यहाँ पे बी का 4, यहाँ पे बी का 4, यहाँ पे 1 है, तो बी का 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट इन द ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस है, इसलिए वो 4 नहीं, तो इसलिए उसका क्या होगा, shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion, race। ये 15 का 1 हो गया। 16 का क्या होता है, 16 का होता है कि जो स्टेट ऑफिस अपॉइंटमेंट इन द ऑफिस अंडर द स्टेट, ऑफिस के अंदर वो। ठीक है, तो और 14 का पता है हमें क्या, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। 14 का 2 हो जाता है, तो 14 का 2, ए का 2, बी का 1, तो ये ऑप्शन कौन सा है, सी। तो आंसर क्या है, सी। चलो आगे चलते हैं, तो ज़्यादा जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो कर लेते हैं सर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हमें पता चाहिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, तो हम देख लेते हैं इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 14 says the state shall not deny any person equality before the law or equal protection of law within the territory. The word person includes legal person। पर्सन में क्या क्या होता है, लीगल पर्सन होता है। लीगल पर्सन यानी उसमें बाकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है, कंपनीज हो सकती है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो सकती है, और एनी अदर लीगल पर्सन। तो गंगा को आप जैसे कि गंगा जो है उसको भी अभी लीगल एंटिटी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, गंगा लीगल एंटिटी है, तो वही
लीगल एंटिटी है उसको यहाँ पे लीगल पर्सन कंसिडर कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ब्रिटिश, तो ये पता होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक इसका कंसेप्ट है ब्रिटिश का है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से आया है? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। यूएसए से कौन सा आया है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आया है वो यूके का है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 में क्या है? जो पास हमने चीजें ध्यान रखी थी वो कौन सी है? रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 चीजें याद रखना है हमें। नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू द एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस और द कंडीशंस ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, ठीक है। तो ओनली ये 5 ऊपर के 5 यहाँ पे भी, तो शॉप्स वगैरह ये हमने देख लिया है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये कौन सा आर्टिकल है? 16 वाला आर्टिकल है। तो नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इनएलिजिबिलिटी ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली, यहाँ पे भी ओनली याद रखो, सिर्फ इस ग्राउंड पे ये नहीं कर सकते हैं, बाकी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो यहाँ पे कितनी चीजें आई है? 1 2 3 4 5 6 और 7 चीजें आई, ऊपर 5 थी, तो 2 चीजें यहाँ पे नहीं ऐड हो गई है। क्या क्या ऐड हो गई है? डिसेंट एक ऐड हो गया है और रेसिडेंस एक ऐड हो गया है। तो याद रखो यहाँ पे रेसिडेंस नहीं है, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ ही है, सिर्फ रेसिडेंस नहीं है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें 7 है और ऊपर जो है वो सिर्फ 5 ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है? देयर आर 3 एग्जम्पशंस इन द जनरल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन वो भी देख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो उसमें क्या है? पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब अ रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसमें पार्लियामेंट क्या कर सकती है? प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन, जो रेसिडेंस जो है वो कंडीशन एज अ प्रिस्क्राइब कर सकती है। जैसे कि हमने देखा था कि रेसिडेंस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं हो जाएगा, मगर एक्सेप्शन है कुछ चीज़ों के लिए। तो क्या चीज़ें है वो देख लेते हैं। तो वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है 1957 का जो एक्ट है वो एक्सपायर 1974 में एक्सपायर हो गया था। देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट द आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश ने इसके लिए ये किया है कि हम इसको ऑन द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑन द कंडीशंस ऑफ रेसिडेंस हम इनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। द स्टेट कैन प्रोवाइड अ रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो रिजर्वेशन तो स्टेट दे सकता है, ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है। बैकवर्ड क्लासेस को who are not adequately represented in the state services, अगर स्टेट सर्विसेज में वो adequately represented नहीं है तो उन्हें वहाँ पे देना है, ठीक है, रिजर्वेशन। और तीसरा है लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इंक्रीमेंट ऑफ ऑफिस रिलेटेड टू the religious or denomination institutions or a member of the governing body should belong to the particular religion or the अगर कुछ रिलीजियस जो है वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वो पर्टिकुलर रिलीजन के ही वहाँ पे बिठाना होता है, तो उनको वो पर्टिकुलर रिलीजन को ही वहाँ पे बिठाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन स्टेट इस चीज़ पे कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें एक्सेप्शन है, ये भी ध्यान रखिए आर्टिकल 16। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ट्रैक जो होता है तो यहाँ पे जो ये इधर वाला होता है इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है थोड़ा सा इसका, तो इसीलिए इसको आगे होता है, बाकी ये लोग पीछे पीछे होते हैं। जैसे कि वो सब इक्वल लाइन पे आ जाए, इसके लिए ये ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पे कर्व है, ये लाइन पे नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे ये कर्व है, इसीलिए इनको पहले दिया गया है, फिर इनके पीछे ये ऐसा रहता है, रेसिंग में ये होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।
अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का आर्टिकल आपको पता है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी ये करता है, ठीक है, एबॉलिश करता है। तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट भी था एक, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 का जो एक्ट था तो वो था, और उसको ही वो अमेंड किया, और उसको क्या किया था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो किया था, तो उसको ही बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। तो चलते आगे क्या है देखते। तो आगे देखते ये क्या चीज़ है। अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम अ राइट टू, क्या क्लेम राइट नहीं कर सकता है? तो क्या कर नहीं सकता ब्रिटिश सिटीजन। अब ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें ब्रिटिश सिटीजन क्या नहीं कर सकता? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ पर्सन, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो कौन से राइट्स फॉरेनर के लिए है और कौन से राइट्स इंडियन सिटीजन के लिए है? फॉरेनर के लिए कौन से और सिटीजन्स के लिए कौन से, वो इस क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए कैन नॉट क्लेम कौन सा कर सकते हैं? ट्रेड एंड प्रोफेशन, जो फ्रीडम होता है, फ्रीडम वाला, उसमें आर्टिकल 15 के अंदर जो है और 19 के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन। 15 तो है, देख लेते कौन से है और कौन से नहीं है सिटीजन्स के लिए और उनके लिए। देख लेते हैं सम ऑफ, यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है, सम ऑफ द राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली टू द सिटीजन्स एंड सम ऑफ द राइट्स आर ओनली सिटीजन्स। तो ये तो देख लेते हैं कौन से सिर्फ सिटीजन्स के लिए है और फॉरेनर्स के लिए नहीं है। Some of the fundamental rights available only to the citizens, while others are available to all the persons, whether citizens, foreigners, legal persons, or corporations or the company. Fundamental rights available only to the citizens and not to foreigners. ठीक है, ये हम only to the citizens and not to the foreigners ये देखते हैं, ठीक है। only citizens के लिए आर्टिकल 15 जो कि मैंने बोला था, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये क्या है? 5 चीज़ें हुई है, ठीक है। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए नहीं है। 50, 60, 90, ठीक है, और 29 रिलीजन का है, तो सॉरी रिलीजन का नहीं है, वो माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन का है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, क्रीड, कल्चर और माइनॉरिटीज़ ऑफ माइनॉरिटी वो है। और ये आर्टिकल 13 जो है, एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो है ये सिर्फ सिटीजन के लिए है, ये फॉरेनर्स के लिए राइट्स नहीं है, ठीक है। तो 19 में क्या क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। ये चीज़ें याद रखें, कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। सब चीज़ें ऐसे, जो भी चीज़ें ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 या 5 एक हाथ की उंगलियों पे याद रखा है करो। जैसे कि ऊपर भी है, आर्टिकल 15 में 5 चीज़ें हैं, आर्टिकल 19 में भी 5 चीज़ें। कौन सी है? स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें और ऊपर 5 चीज़ें। ऐसे ही हमें चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 3-4 हर एक इसमें पॉइंट्स ये आपको मेंस में भी काम है, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे। रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 20, 21, 21A एजुकेशन वाला, 22, 23, 24, 25 रिलीजन वाला, 26 भी रिलीजन वाला, 26 to 25 to 28 वाला जो रिलीजन वाले हैं, ये अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड फॉरेनर। तो हमें ये याद रखना नहीं, सिर्फ ऊपर वाले याद रखिए, 15, 16, 19, 29 और 30, ये चीज़ें याद रखनी है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 चीज़ें याद रखो, ताकि जो है ये फॉरेनर्स वाले याद हो जाएंगे, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो यह आएगा कि कौन से सिटीजन, कौन से इंडियन, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है। आगे
Which of the following are envisaged by the right against the exploitation in the Constitution of the India? ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में देख लेंगे एक्सप्लॉयटेशन के अंदर क्या क्या आता है. ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स लेबर, ये एक्सप्लॉयटेशन है. यस, ये एक्सप्लॉयटेशन है. फिर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो 17 आर्टिकल है. ठीक है, ये तो 17 आर्टिकल है. फिर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, तो माइनॉरिटीज का ये तो माइनॉरिटीज के आर्टिकल है 29 और 30 वाले. ठीक है, फिर प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड द माइंस, यस ये है. ये एक्सप्लॉयटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है. एक्सप्लॉयटेशन का आर्टिकल कौन सा है, कंफ्यूज होता है, 22 है 23 है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या. ठीक है, तो यहाँ पे है आर्टिकल 23 बोलता है कि फोर्स बेगार जो है वो यहाँ पे प्रोहिबिशन है. देख लेते हैं आर्टिकल 23 में पूरा क्या लिखा है. प्रोहिबिट द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग, बेगार और फोर्स लेबर और इन एनी सिमिलर फॉर्म that shall be punishable offence in accordance with the law. punishable. The right is available to both the citizens and, ये इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 13 सबके लिए, सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, दोनों के लिए है. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन. तो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, क्या प्राइवेट पर्सन ने भी आपको ये करता है ट्रैफिकिंग वगैरह, तो उनको भी वो पनिश कर सकता है. आर्टिकल 23 ये फंडामेंटल राइट के अंदर है. 23 एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है. तो एक्सेप्शन देख लेते हैं क्या क्या है. इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज द कंपल्सरी सर्विस फॉर द पब्लिक सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मिलिट्री, तो मिलिट्री में कंपल्सरी सर्विसेज करनी पड़ती है, वो एक्सेप्शन है. और सोशल सर्विसेज फॉर विच इट इज नॉट बाउंड टू पे, तो स्टेट क्या कर सकता है, इनको बोल सकता है कि ये चीज़ें करो और उसके लिए पेमेंट नहीं दे सकता. ठीक है, ये एक्सेप्शन में है. हाउएवर इम्पोजिंग सच सर्विस और स्टेट इज नॉट परमिटेड टू मेक द डिस्क्रिमिनेशन, मगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बीच में वो यहाँ पे नहीं कर सकते. या सबको उनको वो किया है तो सबको करना पड़ेगा. ठीक है, ये आर्टिकल 24 क्या बोलता है. आर्टिकल prohibits the employment of a children below the age of 14. Below the age of 14 में ये prohibit करता है any factory, mine or other hazardous activities. ठीक है, like construction worker and railway, but it does not prohibit their employment in the harmless or innocent work. ठीक है, innocent work. ठीक है, तो हार्मलेस वर्क में हम इनोसेंट जो वर्क होते हैं या हार्मलेस वर्क होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं बिलो 14. द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ इन द डायरेक्शन. तो इसमें लॉ भी बनाया गया है हमारे पास है. और अभी 16 में भी आया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट जो की है उसमें 16 में. वहाँ पे उसमें क्या होता है, child and adolescent labor. Okay, it has renamed the principal act as a child and adolescent labor prohibition and regulation act of 1986. ठीक है, तो amendment act prohibits the employment of a children below 14 years में प्रोवाइड करता है and all the occupations and the processes. तो 14 के बिलो में इन्होंने क्या किया है, सबको ही प्रोहिबिट किया है. सब कौन से भी ऑक्यूपेशन 14 से नीचे आपको नहीं कर सकते. और यह प्रोहिबिशन वाज एप्लीकेबल टू 18 ऑक्यूपेशंस एंड 35 प्रोसेसेस. तो पहले था 18 ऑक्यूपेशंस और इसमें प्रोहिबिट किया था, मगर अब इसमें सब इसमें